नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार पाटीदार है। हमारे जो सिक्स सिग्मा की येलो बेल्ट की सीरीज़ चल रही है, उसमें आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से आप अपने सही प्रोजेक्ट का चुनाव करें। देखिए, सही प्रोजेक्ट का चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके ने गलत प्रोजेक्ट का चुनाव कर लिया तो आपको जो बेनिफिट मिलेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे वो शायद उतने नहीं होंगे, उतने प्रभावकारी नहीं होंगे जितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन को आज ज़रूरत है। इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट को जब आप चुनते हैं तो उसे अगर आप चुनने के लिए किसी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसलिए हमने एक साइंटिफिक मेथड क्या हो सकती है उसे यहाँ पर डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है। आने वाले कुछ स्लाइड्स में हम उसे डिस्कस करेंगे। आप कोई भी प्रोजेक्ट चुन सकते हैं जो आपकी ज़रूरत लगती है, बट वो जो प्रोजेक्ट है वो आपका वायबल है या नहीं है उसका सिलेक्शन सिर्फ आप इस मेथड के थ्रू अगर करते हैं तो बहुत ही अलग साइंटिफिक मेथड है। तो चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, न सिर्फ आपको एक प्रोजेक्ट चुनना है, बाकी इसके अलावा आपके पास में चूँकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का चुनाव कर सकते हैं। आपको एक बार में कितने प्रोजेक्ट चुनने हैं, कितने प्रोजेक्ट्स को आपको नहीं चुनना है, मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी हो सकती है, ताकि आपके प्रोजेक्ट के लिए आपको ना तो फंड की समस्या रहे, ना बेल्ट एक्सपर्ट की आपको समस्या रहे, ना ही आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करने की समस्या रहे। साथ ही साथ में आपकी जो डे टू डे एक्टिविटी है वो भी अफेक्टेड ना हो, क्योंकि आप जब एक प्रोजेक्ट रन करते हैं तो ना सिर्फ आपको ब्लैक बेल्ट और वाइट बेल्ट या ग्रीन बेल्ट आपको एक्सपर्ट लगते हैं, इसके अलावा आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और भी दूसरे तरह के जो एक्सपर्ट हो सकते हैं, या उन प्रोजेक्ट्स को रन करने के लिए जो लोग होते हैं उनकी आपको ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप किस तरह से सही प्रोजेक्ट को चुनाव करेंगे ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, एक हमारे पास में दो तरीके हो सकते हैं आपके प्रोजेक्ट चुनाव करने के लिए। एक तो ये हो सकता है कि आप आपका एक डेटाबेस का रिव्यू, जो भी आपके पास में अवेलेबल डेटाबेस है आप उसको देखें, रिव्यू करें और अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका करंट स्टेटस पता करें। ठीक है, उसके बाद में आप एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जो हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड डिस्क्राइब पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स। आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन कौन से पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ बेसिक क्राइटेरियाज जो हैं, अप्लाई सम बेसिक क्राइटेरिया टू शॉर्टन द लिस्ट। कुछ बेसिक क्राइटेरिया आप चुन सकते हैं। जैसे सपोज करें कि आपको एक ही समय में वेंडर सिलेक्शन में भी इशू है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में भी इशू है, प्रोडक्ट डिलीवरी में भी इशू है। तो अभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अर्जेंसी और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट किस पे फोकस करना है। फर्स्ट आपको या तो प्रोडक्ट डिलीवरी पे फोकस करना है या आपको वेंडर डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो किस चीज़ पे आपको फोकस करना है उसके लिए आप अपने कुछ बेसिक क्राइटेरिया बना सकते हैं और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ, आपकी जब तीन आपकी की स्टेज कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फोर्थ स्टेप आपकी आएगी क्रिएट यूनिक बिजनेस क्राइटेरिया। कुछ आप यूनिक बिजनेस क्राइटेरिया आप क्रिएट करेंगे, जैसे कि एक्सपेंसेस कितना खर्च होने वाला है। जब भी आप सिक्स सिग्मा का कोई प्रोजेक्ट रन करेंगे तो डेफिनेट सी बात है प्रोजेक्ट को रन करने में भी खर्चे आएंगे, और साथ ही साथ में जो फाइंडिंग्स होंगी उन फाइंडिंग्स को अप्लाई और इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कुछ खर्च होंगे। तो इसलिए आपको एक्सपेंसेस को कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में ही आता है मॉनेटरी गेन। आपने जो प्रोजेक्ट रन किया है उससे एग्जैक्ट आपको कितनी वैल्यू मिल रही है। हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट आपको रन कर रहे हैं उससे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही हो, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है उससे आपको 10-20 लाख रुपए की सेविंग हो रही हो। तो बट ऑब्वियस सी बात है आप उस प्रोजेक्ट की तरफ जाना पसंद करेंगे जिससे आपको ज़्यादा मॉनेटरी गेन हो रहा है। इसी के साथ में कस्टमर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि आज के ज़माने में जो कंपटीशन है मार्केट में उसमें कस्टमर को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो न सिर्फ करंट मॉनेटरी गेन, इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना इंक्रीज़ होगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने और के लिए रिजेक्ट करने के लिए। और अर्जेंसी, किस प्रोजेक्ट को रन करने की कितनी अर्जेंसी है इसको भी ध्यान में रखा जाता है। कई बार ये भी होता है कि मॉनेटरी गेन भले ही ना हो रहा हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भले ही ना बढ़ रहा हो, बट कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस ऐसी आ रही हैं जिसके कारण कि वो जो अर्जेंसी है उसके कारण आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। ये एक तरीका हो सकता है प्रोजेक्ट सिलेक्शन का। तो ये जब आपने क्रिएट यूनिक बिजनेस क्राइटेरिया जब कर लिए, इसके बाद में फिफ्थ स्टेज आएगी यूज़ बिजनेस क्राइटेरिया टू प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट लिस्ट। आपने जो भी बिजनेस क्राइटेरिया आपने जो सिलेक्ट किए हैं,
देखिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपके जो बिजनेस क्राइटेरिया है वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब आपके बिजनेस क्राइटेरिया फाइनल हो जाएंगे तो आप इनकी मदद से आपका जो प्रोजेक्ट आपको जो सिलेक्ट करना है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप इनिशियली जब तक आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं हो जाती तब तक आप इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडर कीजिए। इसके बाद में जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप दूसरे अलग अलग पॉइंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रायोरिटाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सेविंग, कॉस्ट, रेवेन्यू इंक्रीज और एक्सेस रिसोर्सेज नीडेड। हमने इन पॉइंट्स के ऊपर एक से 10 स्केल की जो स्केल है उसको डेवलप किया है और हर पॉइंट को पॉइंट दिया है प्रोजेक्ट वाइज। हमको उसकी मदद से जब हम टोटल करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट उठाना है या कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे हमें सिलेक्ट करना है अपनी सिक्स सिग्मा के आने वाले पूरे प्रोसेस के लिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास में 3 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3। इसकी सेविंग वैल्यू अलग है, कॉस्ट अलग है, रेवेन्यू इंक्रीज अलग है और एक्सेस टू रिसोर्सेज भी अलग है। इनके बेसिस पे हमने हर एक जो पॉइंट है इसे नंबर दिया हुआ है 1 से 10 की स्केल पे। जैसे प्रोजेक्ट 1 में देख सकते हैं कि इसमें सेविंग को आपने 1 नंबर मिला हुआ है, कॉस्ट को 8 नंबर मिला हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीजेस 9 है, एक्सेस टू रिसोर्सेज मतलब उसके लिए रिसोर्सेज जो हैं उसके ऊपर कितनी आसानी से एक्सेस है क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज आपको लगेंगे, उसके लिए हमने 10 पॉइंट दिया हुआ है। टोटल हम जब इसको करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसी तरह से प्रोजेक्ट 2 है, प्रोजेक्ट 3 है। इस तरह से जब आप पूरी प्रोजेक्ट को जोड़ेंगे तो आपका एक रिजल्ट निकल के आता है और इसमें जिस भी वैल्यू जो है उसको अधिकतम आ रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट 1 को 28 मार्क्स आ रहे हैं, तो चूंकि इसे 28 मार्क्स मिल रहे हैं इसलिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट 1 सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में प्रोजेक्ट 2 का नंबर आएगा और उसी के बाद में प्रोजेक्ट 3 का नंबर आएगा। तो एक बहुत ही सिंपल तरीका हो सकता है एंटरप्राइज लेवल के ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का। देखिए एक तरीका तो हमने जो अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया वो था। इसके बाद में अब एक और तरीका होता है प्रोजेक्ट वायबिलिटी मॉडल। देखिए एक जो प्रोजेक्ट होता है उस प्रोजेक्ट की आप वायबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। इस वायबिलिटी टेस्ट का जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हम जिन 15 पॉइंट्स को लेके बात करेंगे ये 15 पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही रहें। मैं आपको फिर से बता दूं, ये 15 पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि यही रहें। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन और ऑर्गेनाइजेशन की एज, मैनेजमेंट की एज के हिसाब से अपने जो ये पॉइंट्स हैं इन्हें आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट इन्हें तभी करें जब आपको पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर या पूरे सिक्स सिग्मा के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब आप जो भी आप डिसीजन लेंगे वो सही होगा। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमको स्पॉन्सरशिप को कंसिडर करना है, उसके बाद में कॉर्पोरेट अलाइनमेंट को, डाटा को, डिफिनेशन ऑफ डिफेक्ट को कि हमने डिफेक्ट्स को प्रॉपर्ली डिफाइन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, प्रोसेस के अंदर स्टेबिलिटी, कस्टमर बेनिफिट्स, टाइमलाइन, सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, अवेलेबल सिक्स सिग्मा रिसोर्सेज, इनपुट्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रीडिज़ाइन और प्रोसेस क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड और मेंटेन्ड। ठीक है, तो ये हमने कुछ 15 पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इसे किस तरह से आप गूगल शीट या गूगल फॉर्म की मदद से आप रन कर सकते हैं, मैं आपको उसको आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए हमने जो आपको 15 पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है अपने वर्ड्स के फॉर्म में। अब देखिए हमने इसको किस तरह से लिखा है, इज देयर ए स्पॉन्सर और चैंपियन, ये हमने क्वेश्चन बनाया है। डू प्रोजेक्ट्स गोल अलाइन विद द कॉर्पोरेट गोल्स, क्या जो प्रोजेक्ट का जो गोल है वो कॉर्पोरेट के गोल के साथ में अलाइन है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास में क्या स्पॉन्सर और चैंपियन है या नहीं है। इस डाटा अवेलेबल और एक्सेसिबल, जिस प्रोजेक्ट को या जिस प्रोसेस को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास में क्वांटिटी में डाटा अवेलेबल है या नहीं है, और साथ ही साथ में उस डाटा को आपके पास में एक्सेस करने की पावर है या नहीं है, इसे भी कंसिडर किया जाना जरूरी है। आर डिफेक्ट्स वेल डिफाइंड, प्रोसेस के अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं क्या उसे वेल तरीके से अच्छी तरह से डिफाइन किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। इसको किस तरह से ये होगा आगे भी बताऊंगा। इज द प्रोसेस स्टेबल, क्या है प्रोसेस स्टेबल है, इसे भी आपको कंसिडर करना है। इज देयर कस्टमर बेनिफिट्स टू द प्रोजेक्ट,
सॉरी, आर देयर कस्टमर बेनिफिटेड टू द प्रोजेक्ट, क्या कस्टमर को फ़ायदा होगा, क्या कंपनी को फ़ायदा होगा, कैन द प्रोजेक्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ। देखिए टाइम फ्रेम की हमने बात की थी, तो टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स जो रन होते हैं उन्हें 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय लगता है। तो क्या हमारे पास में इतना जो समय है वह है या नहीं है, क्या सॉल्यूशन जिसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सॉल्यूशन हमें पहले से पता है, तो अगर जो चीज़ें पहले से पता है उसके लिए हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट रन नहीं करेंगे। इज इट लाइकली डिस्कवर सॉल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, जो भी सॉल्यूशन डिस्कवर होगा क्या उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। वुड ए न्यू सॉल्यूशन कॉस्ट लिटिल टू नो कैश, जो भी नया सॉल्यूशन जो जनरेट होगा उसमें जो कॉस्ट है वो कम लगेगी या फ्री में हो जाएगा वो कैश, केवल हमको कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन चेंजेस करने पड़ेंगे और हमारा काम हो जाएगा। आर सिक्स सिग्मा टीम मेंबर्स अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। एक सिक्स सिग्मा का जब भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें कई तरह के एक्सपर्ट लगते हैं, जैसे आपको वाइट बेल्ट लगेंगे, येलो बेल्ट लगेंगे, ग्रीन बेल्ट लगेंगे, ब्लैक बेल्ट लगेंगे, मास्टर ब्लैक बेल्ट लगेंगे। तो क्या इस तरह के टीम मेंबर्स जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है या नहीं है, इन्हें भी कंसिडर करना है। कैन इनपुट इन द प्रोसेस बी कंट्रोल्ड, क्या प्रोसेस के इनपुट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कैन द प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड विदाउट ए फुल रीडिज़ाइन। विल द इम्प्रूवमेंट मेंटेन और इम्प्रूव क्वालिटी अक्रॉस द वैल्यू चेन। तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। इन्हें अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलता हूँ। ये हमने सबसे पहली चीज़ कौन कौन से 15 पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है उसको आप समझेंगे, उसे आप नोट करेंगे। उसके बाद में हर एक को जो पॉइंट आपने लिखा है उसको उसके वेटेज के हिसाब से कुछ पॉइंट्स देंगे। ये वेट आपका 1 से 5 की स्केल पे होगा। आप इसमें कुछ पॉइंट्स को आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ को आपने 3 वेट दिया है, कुछ को 4 वेट दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार वेटेज इतना ही रखें, आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वेटेज को आप चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि अब मैं आपको वेट किस तरह से असाइन करना है उसका भी थोड़ा सा बता दूँ। मैं जब आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो जो ज़्यादा ज़रूरी है उसे ज़्यादा वेट दीजिए, जो कम इम्पोर्टेंस की है उसे कम वेट दीजिए। चलिए, अब जैसे ही आपका वेट असाइन हो जाएगा इसके बाद में आपकी एक नेक्स्ट स्टेप आती है। उस नेक्स्ट स्टेप में आपके पास में स्केल रहेगी 1 से 5 के बीच की, जिसमें ये स्केल है इसमें नो, मोस्टली नो, पॉसिबली इसे हम 3 नंबर दिया हुआ है, मोस्टली यस और यस। ये जो 4 पॉइंट्स है, सॉरी 5 पॉइंट्स जो हैं इन्हें कंसिडर करेंगे। और जो भी आपका अवेलेबल रिसोर्सेज जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप मार्किंग करेंगे। जैसा मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इज देयर ए स्पॉन्सर चैंपियन, क्या स्पॉन्सर चैंपियन है हमारे पास में। मोस्टली नो, मतलब हमारे पास में कोई प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, मतलब प्रोजेक्ट जिसकी तरफ से स्पॉन्सर जो है इस तरह का कोई है नहीं। पर चूँकि इसका वेटेज 3 है तो इसको हमने 1 नंबर वेटेज, और मोस्टली नो तो 1 नंबर दिया हुआ है। डू प्रोजेक्ट गोल्स अलाइन विद द कॉर्पोरेट गोल्स, यस, तो यस को आपने 1 नंबर दिया हुआ है। इस डाटा अवेलेबल और एक्सेसिबल, आपने पॉसिबली, तो आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से इस पूरी स्केल को आप सिलेक्ट करेंगे नो, मोस्टली नो, पॉसिबली, मोस्टली यस और यस के फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट ये जो आपका चेकलिस्ट रहेगी इसे आप जब चेक करेंगे और जिस भी बॉक्स को आप चेक करेंगे उसे 1 वैल्यू कंसिडर करेंगे, आप इसे 1 डिजिट में लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमारी जो वेट आपने लिखा था ये वेट 1 से 5 के बीच का था। इसमें से जो मिडिल वैल्यू है, मिडिल वैल्यू होती है हमारी 3। आप 3 से हर एक वेट को डिवाइड करेंगे। ये यहाँ पे वेट है, इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे। जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसे इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वेट और डिवाइडेड वेट बाय 3। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से आपका डिवाइड करने के बाद में जो भी वेट की वैल्यू आएगी उसे लिखेंगे। इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से आपको करना भी है। अब हम चलते हैं आगे। ये जो आपका वेट आया था, इस वेट को यहाँ पे आपने जो पॉइंट सिलेक्ट किए थे स्केल के ऊपर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया
उसका रिजल्ट इस बॉक्स के अंदर अपने आप रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। जैसे कैन इनपुट्स इन द प्रोसेस बी कंट्रोल्ड, इसका वेट डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद वेट आया इसका 1.67 और इसका जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 1.67, मोस्टली नो के लिए। इतना होने के बाद में आपने हर कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू आई है इसका आप टोटल करेंगे उसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ये देख सकते हैं हमने नो को भी टोटल किया है, मोस्टली नो को भी टोटल किया है, पॉसिबली को भी टोटल किया है, मोस्टली यस को और यस को, इन सभी को हमने टोटल कर दिया है। अब टोटल करने के बाद में हमारी आगे की स्टेप आती है। देखिए ये यहाँ पे टोटल हो चुका है। टोटल होने के बाद में अब आता है आपको नेक्स्ट स्टेप, सम इनटू रिस्पॉन्स वैल्यू। देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स के साथ में कुछ वैल्यू एसोसिएटेड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी के साथ में इसका मल्टीप्लाई होगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई होगा, 2 से 4.34 का, 3 से 4.67 का, 4 से 3.33 का और 5 से 4.67 का। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये रही वो वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को सम करना है और सम करने के बाद में इसे यहाँ पर लिख देना है, टोटल सम इनटू रिस्पॉन्स वैल्यू। तो ये आपका सम आ गया। अब आपने जो डिवाइड बाय 3 जो आपने निकाला था, अब आपको इस कॉलम का एडिशन करना है। हमने इस कॉलम का एडिशन किया तो हमारा सम आया 18। इस वैल्यू को 18 से डिवाइड करना है। आप जैसे ही इस वैल्यू को 18 से डिवाइड करेंगे एक वैल्यू निकल के आएगी आपके पास में 3.35। इस वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। चूँकि मैंने इस जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस को गूगल शीट के ऊपर भी किया हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पे भी आपको दिखा सकता हूँ। यह हम गूगल शीट पे आ गए। ये देखिए जो आपने शीट वहाँ पे देखी थी सेम वही शीट है। इस शीट में आपको सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, वेट दिख रहा है, वेट के बाद में आपने किस तरह से उसे मार्किंग दी थी वो आपको दिख रहा है, डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद में क्या वैल्यू आ रही है वो दिख रहा है, इसके बाद में रिस्पॉन्स वैल्यू क्या आ रही है वो भी दिख रहा है, इसके बाद में आपका टोटल यहाँ पे दिख रहा है, सम इंटू रिस्पॉन्स वैल्यू दिख रहा है, टोटल सम इंटू रिस्पॉन्स वैल्यू दिख रहा है, और इसके बाद में जब आपको इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो वो रिजल्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इसे इस तरह से रखते हैं तो आप एक जगह जब वैल्यूज लिखेंगे तो ये बाकी कैलकुलेशंस अपने आप हो जाएगा। चलिए अब हम इसको अगले स्टेप पे चलते हैं। जैसे ही आपके पास में वैल्यू आएगी 3.35, अब आपको इसे इस स्कोर शीट के ऊपर देखना है और चेक करना है। देखिए जिन भी प्रोजेक्ट की वैल्यू 2.0 से कम आती है उसे सीधा सीधा आपको अवॉइड कर देना है, उन प्रोजेक्ट्स का बिल्कुल हाथ नहीं डालना है। और कम से कम जब तक आपके पास में ऐसे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी वैल्यू 3 से ज़्यादा या 2 या 3 से के बीच में है, तब तक आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे नहीं डालना, हाथ डालना है या उनको नहीं कंसिडर करना है। तो सबसे पहले आपको वो प्रोजेक्ट्स की तरफ जाना है जिनकी वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा है। उसके बाद में आप उन प्रोजेक्ट्स को लेंगे जिनकी वैल्यू 2 से ज़्यादा और 3 से कम हो, है ना, क्योंकि उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वाइबल प्रोजेक्ट्स हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन को उसको वैलिडेट करने की ज़रूरत है। और इस तरह के प्रोजेक्ट जिनकी वैल्यू 2 से कम है ये तो किसी भी तरह से वाइबल नहीं है डीमैक प्रोजेक्ट के लिए, तो इसे आप सीधा सीधा यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि आपको उन प्रोजेक्ट्स को करना भी है तो आप इसे बाद में लेंगे, सबसे लास्ट में। तो दोस्तों ये हमने एक साइंटिफिक मेथड सीखी है कि आप किस तरह से अपने सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।